किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो इसलिए हम आपके लिए लाए हैं कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। पहला ऑप्शन है क्रम सूचक मापनी, दूसरा ऑप्शन है नामित मापनी, तीसरा ऑप्शन है अंतराल मापनी, चौथा ऑप्शन है अनुपात मापनी। तो इसका सही जवाब होगा अनुपात मापनी। देखिए ये क्वेश्चन मापन टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको मापन टॉपिक अच्छे से तैयार करना चाहिए। देखिए मापन का मतलब होता है अंक प्रदान करना। मापन का सीधा मतलब होता है अंक प्रदान करना। आप हमेशा मापन करते होंगे, जैसे आप कोई चीज़ 5 किलो आपने खरीदा, 2 लीटर खरीदा, तो आपने क्या किया, उसका मापन किया है। ठीक है, मापन जो होता है वो कह सकते हैं हम दो तरीके से होता है, या मापन को कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया। एक होता है गुणात्मक मापन और एक होता है मात्रात्मक मापन। नाम से ही क्लियर है कि आखिर ये इसमें होता क्या होगा। अगर आप किसी चीज़ के गुण का मापन करते हैं तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक मापन, और अगर आप किसी चीज़ के मात्रा का मापन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मात्रात्मक मापन। देखिए मापन के स्तर एक टॉपिक होती है जिसे हम कहते हैं मापन के स्तर। ये क्वेश्चन वहीं से बना है, मापन के स्तर। देखिए मापन के टोटल 4 स्तर होते हैं, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है यही है मापन के 4 स्तर। एक होता है क्रम सूचक मापनी, दूसरा होता है नामित मापनी, तीसरा होता है अंतराल मापनी और चौथा होता है अनुपात मापनी। देखिए इसमें जो पहला लिखा है क्रम सूचक मापनी, नाम से ही आप जान सकते हैं। आखिर अगर आपसे कोई पूछे क्रम सूचक मापनी किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि क्रम के आधार पर जो आप मापन करते हैं उसी को हम कहते हैं क्रम सूचक मापनी। और अगर नामित, नामित का मतलब होता है गुण। ठीक है, नामित का मतलब होता है गुण। जैसे आप किसी का नामकरण करते हैं ना, तो आप सोचते हैं ना भविष्य में वो ऐसा बनेगा। अगर वो डीएम आप बनाना चाहते हैं किसी बच्चे को, तो आप डीएम वाला नाम सेलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को नेता बनाना चाहते हैं तो नेता वाला नाम सेलेक्ट करते हैं। तो गुण, गुण आप देखते हैं जब किसी का आप नामकरण करते हैं। बिल्कुल यहीं से आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि अगर आप किसी वस्तु के गुण का मापन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नामित मापनी। और अंतराल मापनी क्या होता है, अगर आप अंतराल मतलब इंटरवल, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के अंतराल का मापन करते हैं, अंतराल को आधार बनाकर आप किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, अंतराल मापनी। अनुपात मापनी, लास्ट है अनुपात मापनी। अनुपात का मतलब होता है कंपेरिजन। ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अनुपात चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ जाइए, कंपेरिजन करना। अगर आप किसी एक व्यक्ति के गुणों का दूसरे व्यक्ति के गुणों से अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तो कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम में उस मापन को क्या कहते हैं, अनुपात मापनी। और इन चारों में सबसे बेस्ट मापन अगर होता है कोई, तो वो होता है अनुपात मापन। अनुपात मापन को ही हम परम शून्य मापन भी कहते हैं, निरपेक्ष मापन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। पहला ऑप्शन है अहम, दूसरा ऑप्शन है इदम, तीसरा ऑप्शन है पराह, चौथा ऑप्शन है परिस्थितियों। तो इसका सही जवाब होगा पराह। अब देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रायड टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। फ्रायड जी ने क्या किया था, आप कह सकते हैं व्यक्तित्व को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। किसको, व्यक्तित्व को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, वो 3 नाम क्या थे, आप कह सकते हैं पहला था इद, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, ईदम कहते हैं। दूसरा था ईगो, जिसे हम हिंदी में अहम कहते हैं। तीसरा था सुपर ईगो, जिसे हम हिंदी में पराअहम कहते हैं। ठीक है, तो पराअहम में ही आंतरिकीकरण क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। पहला ऑप्शन है न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन है फ्रीमैन, तीसरा ऑप्शन है वॉटसन, चौथा ऑप्शन है होल्जिंगर। तो इसका सही जवाब होगा वॉटसन। नाम है वॉटसन, सन आ गया वर्ड, यानी वो सन की बात कर, आप अपना कोई भी सन दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वॉटसन। अगला प्रश्न है ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। क्या आकर्षित होने में, ध्यान। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, उद्दीपन की उपादेयता, दूसरा ऑप्शन उद्दीपन की तीव्रता, तीसरा ऑप्शन उद्दीपन की विश्वसनीयता, चौथा ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका सही जवाब होगा उद्दीपन की तीव्रता। अगला प्रश्न है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। पहला ऑप्शन है सहानुभूति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है समदृष्टि, चौथा ऑप्शन है प्रेरणा। तो इसका सही जवाब होगा प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार, पहला ऑप्शन है
विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। दूसरा ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन कोफा, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन, तीसरा ऑप्शन कोहलर, चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्ट वाले मनोवैज्ञानिक। देखिए इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन गलत हैं। SOR का जो प्रतिपादन है वो रियल में वर्दीमर ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा वर्दीमर। अगला प्रश्न है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला ऑप्शन है नवीनता, दूसरा ऑप्शन है अवधि, तीसरा ऑप्शन है रुचि, चौथा ऑप्शन आकार। तो देखिए ध्यान को अगर केंद्रित करना है तो उसकी आंतरिक दशा क्या होगी, रुचि होगा, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, रुचि। अगला प्रश्न है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन सीखने में स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन सीखने की विधियां, तीसरा ऑप्शन सीखने में पठार, चौथा ऑप्शन सीखने में रुचि। उसका सही जवाब होगा सीखने में स्थानांतरण। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ये सीधा सीधा कह सकते हैं परिभाषा है, किसकी परिभाषा, अधिगम का, ठीक है। अधिगम को ही क्या कहते हैं, सीखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सीखना। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आवृत्ति बहुभुज, दूसरा ऑप्शन है स्तंभाकृति, तीसरा ऑप्शन है संचयी आवृत्ति। तो इसका सही जवाब होगा स्तंभाकृति। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पहला ऑप्शन है नैतिकता पर, दूसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, तीसरा ऑप्शन है वास्तविकता पर, चौथा ऑप्शन है ध्यान। तो कह सकते हैं जो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन है वनमानुषों पर, दूसरा ऑप्शन है कुत्ते पर, तीसरा ऑप्शन है बिल्ली पर, चौथा ऑप्शन है चूहों पर। तो इसका सही जवाब होगा वनमानुषों पर। अब देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहलर आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इन्होंने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक वनमानुष पे किया था जिसका नाम सुल्तान था, या कह सकते हैं चिंपैंजी पर किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है सृजनशीलता, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण करने, चौथा ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करने। तो इसका सही जवाब होगा सृजनशीलता। ये जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले में भी उच्च होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है वॉटसन, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो इसका सही जवाब होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे। पहला नियम था अभ्यास का नियम, दूसरा नियम था तत्परता का नियम, तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने दिया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो आप कहेंगे अमेरिका के निवासी थे, मतलब अमेरिकन निवासी थे। आपको ये भी पता होना चाहिए ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सीखने का नियम प्रतिपादित किया था। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है तार्किक विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रत्याहान विधि, तीसरा ऑप्शन है पहचान विधि, चौथा ऑप्शन है पुनः सीखना विधि। तो इसका सही जवाब होगा तार्किक विधि। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट का विकास किसके द्वारा किया गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है आपके पास होल्ट्जमैन, दूसरा ऑप्शन है साइमन, तीसरा ऑप्शन है मुर्रे, चौथा ऑप्शन है बैरेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा मुर्रे। आपको हमने ट्रिक भी बताया था जो इंसान टैट एग्जाम पास ना करे वो मरे के समान, यानी टैट का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे मुर्रे ने किया। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला ऑप्शन शिक्षक केंद्रित शिक्षा, दूसरा ऑप्शन विषय केंद्रित शिक्षा, तीसरा ऑप्शन क्रिया केंद्रित शिक्षा, चौथा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा बाल केंद्रित शिक्षा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अब देखिए, आपको वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है वैक्यता का सिद्धांत। तो इसमें सही जवाब होगा वर्गीकरण का सिद्धांत। ये वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता वृद्धि और विकास से, ठीक है, रिलेटेड। और बाकी जो तीन ऑप्शन ये सब वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है। एक सिद्धांत और होता है जिसे आप कह सकते हैं आनुवंशिकता का सिद्धांत, ठीक है। ऐसे करके आपको सिद्धांतों का कह सकते हैं पूरा अपनी किताब की लिस्ट देखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सादृश्यता का नियम, दूसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम, तीसरा ऑप्शन है तत्परता का नियम, चौथा ऑप्शन है साहचर्य का नियम। तो पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने का जो नियम है वो तत्परता के नियम पर आधारित इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, ठीक है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, इसको जानने के लिए पहली बात आप जान लीजिए संप्रत्यय निर्माण के जो सोपान है वो निम्न है। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रत्यक्षीकरण, दूसरे नंबर पर आता है विभेदीकरण, तीसरे नंबर पे आता है पृथक्करण और चौथे नंबर पे आता है सामान्यीकरण, ठीक है। तो प्रथम सोपान आपको क्या नजर आ रहा है, प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। ये क्या होता है, प्रथम सोपान होता है संप्रत्यय निर्माण का। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बंडूरा, दूसरा ऑप्शन है टोलमैन, तीसरा ऑप्शन है थार्नडाइक, चौथा ऑप्शन है कोहलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपका सही जवाब होगा बंडूरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। आपके पास चार ऑप्शन है, आगमन विधि, निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि। तो इसका सही जवाब होगा आगमन विधि। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक तत्व होते कौन कौन से, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा इनके निर्धारक तत्व होते हैं, एक होता है अभिरुचि, दूसरा आप कह सकते हैं लक्ष्य, तीसरा अभिवृत्ति, चौथा होता है आदत, एक होता है जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण। ये सब देखिए क्या होते हैं, निर्धारक तत्व होते हैं, ठीक है। तो आप इनका एक लिस्ट अपने पास रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑप्शन बनाता है तो आप सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो क्या लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा। ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका सही जवाब होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है क्लिन-पेल्टर सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, चौथा ऑप्शन है विल्सन सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब होगा डाउन सिंड्रोम। देखिए जो डाउन सिंड्रोम इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है, एक प्रकार का आनुवांशिक विकार होता है, ठीक है। इसमें जो औसत बुद्धि स्तर होता है वो लगभग 50 होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो बालक होता है वो 8 वर्ष के जो बालक होते हैं बिल्कुल उस टाइप वो व्यवहार करता है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या होता है, यही कह सकते हैं 21वां गुणसूत्र, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से लिया गया है। तो आप समझ जाइए कि जो कोहलबर्ग जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप हमेशा याद रखिएगा कोहलबर्ग जो है वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ये एग्जाम में कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, तो आपका आंसर होगा अमेरिकन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप कहेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उसकी 3 अवस्थाएं उन्होंने बताया। ठीक है, एक है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था, तीसरा है उत्तर पारंपरिक अवस्था या पश्चात पारंपरिक अवस्था। ठीक है, जो पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है इसकी उम्र होती है 4 से 10 साल तक, और जो पारंपरिक अवस्था होती है उसकी उम्र होती है 10 से 13 साल तक, और जो पश्चात पारंपरिक अवस्था होती है वो 13 प्लस की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो निषेचन से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये निषेचन टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो आपको समझना है कि निषेचन जो होती है एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया से ये क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, गर्भाधान क्रिया के दौरान होता क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु ये आपस में मिलते हैं, और मिलने से क्या होता है युग्मनज का निर्माण होता है, और उसके पश्चात एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये क्रिया होती है और इसी के दौरान क्या होता है शिशु का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है युंग, दूसरा ऑप्शन है क्रेचनर, तीसरा ऑप्शन है सैडलर, चौथा ऑप्शन है स्पेनर। तो इसका सही जवाब होगा युंग। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है युंग से बना हुआ है। ठीक है, युंग ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। किसका वर्गीकरण किया था? व्यक्तित्व का। उन्होंने बताया था जो व्यक्तित्व होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी और तीसरा होता है उभयमुखी। और जो युंग है वो आप जान जाइए कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सीरीज़ समाप्त होता है। आपको ये सीरीज़ कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं।